नमस्कार, हैप्पी संडे मॉर्निंग सारे व्यूअर्स को। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। एक हफ्ते पहले हम आपसे जुड़े थे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, इंट्रोड्यूसिंग राइटिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन, और उस पर जुड़े थे हमारे साथ डॉक्टर जिगीषा शास्त्री। मैम ने काफ़ी सारे मुद्दे हमें बताए, काफ़ी सारे हैंडफुल टिप्स दिए जो पेरेंट्स के लिए ज़रूर एक सहायक रूप हुए होंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि बच्चों में राइटिंग स्किल्स इंट्रोड्यूस करने की सही उम्र क्या है और किस तरह इंट्रोडक्शन होना चाहिए इसका। अगर आपको याद हो तो मैम ने उस समय एक एक्सपर्ट के बारे में जिक्र किया था हमारे साथ। ये एक्सपर्ट वो हैं जिन्हें एज अ पेरेंट अगर ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे में रीडिंग राइटिंग स्किल्स को लेकर दिक्कत आ रही है, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमें इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। कुछ समय जब हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे बच्चे में रीडिंग को लेके या राइटिंग को लेके जो स्किल्स आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, तो पेरेंट एक एक्सपर्ट को मिल सकते हैं जो स्पेशल एजुकेटर हैं, जो इस फील्ड के स्पेशलाइज्ड हैं और आपको एज अ पेरेंट हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ताकि बच्चों की जो ये स्किल्स है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर श्रुति भार्गवा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति मैम जो हैं ये एक्सपर्टीज़ रखते हैं एरिया ऑफ ईसीई, जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं, एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। मैम जो हैं ये एक्टिवली वर्क कर रहे हैं इंक्लूजन प्रोग्राम, मतलब कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं इन्हें नॉर्मल स्कूलिंग में हम किस तरह इनका समावेश कर सकते हैं एजुकेशन प्रोग्राम में। एक सर्टिफाइड जो टेस्ट कर सकते हैं बच्चों में अगर ये कोई दिक्कत आ रही है, स्पेशल केसेस जो हम बोलते हैं, जब कोई भी बच्चे को किसी भी तरह का तकलीफ आता है तो सबसे पहले जो भी स्कूल है या जो भी आपके अगर पीडियाट्रिशियंस है तो वो आपको ये बोलते हैं कि आप इन्हें टेस्ट करवाइए पहले। तो वो स्किल्स को जो टेस्ट करते हैं मैम, वो सर्टिफाइड टेस्टिंग भी करते हैं। मैम जो हैं ये एक्टिवली एंगेज्ड हैं इस फील्ड में 25 साल से। ये एक एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज़ डिपार्टमेंट, जो कम्युनिटी एंड साइंस फैकल्टी का हिस्सा है और हमारे एमएस यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी है। मैम खुद अपना एक सेंटर जो है इनका अलकापुरी में लोकेटेड है, जिसका नाम है सहर एक नई उड़ान। पिछले 11 साल से मैम ये सेंटर चला रहे हैं और यहाँ सेंटर में जो भी बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं उनको बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, यहाँ पे एसेस किया जाता है कि बच्चों को किस फील्ड में दिक्कत आ रही है और किस फील्ड में उन्हें आगे अगर मैम का गाइडेंस मिलता है तो किस तरह बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स और स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स मैम के सेंटर में होते हैं। सो मैम, वी आर रियली हैप्पी टू बी विथ यू टुडे। और मैम आज हमारे साथ जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रीडिंग एंड राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रन। तो श्रुति मैम, थैंक यू सो मच आज अपना टाइम देने के लिए और हमारे साथ यहाँ आने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। आज की चर्चा की शुरुआत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो आज का हमारा विषय है, रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, ये एक बहुत ही विस्तृत एरिया है, बहुत फैला हुआ, बहुत गहरा। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम्स देखें बच्चों में तो वो कई प्रकार की होती हैं, कई रूप लेते हैं। अलग अलग बच्चों में अलग अलग इश्यूज़ हमको दिखाई देंगे और इन प्रॉब्लम्स के पीछे जो कारण हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। सो एज एन एरिया ये एरिया बहुत ही फैला हुआ, बहुत ही वाइड एरिया है। जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं मैम। हाँ जी जी। तो अगर हम इन बच्चों की बात करें कि ये बच्चे कौन हैं, तो देखा जाए तो ये जो बच्चे जिनको रीडिंग राइटिंग इश्यूज होते हैं, ये हमारे साधारण क्लासेस, जो हमारे रेगुलर क्लासेस, रेगुलर स्कूल सेटअप्स हैं, उन्हीं के भाग होते हैं जी। तो यूजुअली ये हमारी क्लासेस में ही होंगे, अनलेस कि किसी बच्चे को कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम इस प्रकार की हो कि वो इतनी ज़्यादा सिवियर है या इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि वो बच्चा उस रेगुलर क्लास का भाग ना बन सके। अदरवाइज ये बच्चे हमारे क्लासरूम सेटअप्स में ही होते हैं जी।
ओनली थिंग इज कि किसी कारणवश ये अपने एजमेट्स या जो इनके क्लासमेट्स हैं उनकी तरह रीडिंग, राइटिंग या मैथ्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ या टास्क दी जाती हैं वो ये नहीं कर पाते हैं जी। उन टास्क को करने में ये लोग अटकते हैं या इनको कोई मुश्किल आती है और उनके पीछे अनेक कारण होते हैं, जैसे मैंने कहा। तो एज आई सेड, जनरली या यूजुअली ये बच्चे हमारे क्लासरूम्स में ही होंगे। आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे को रीडिंग और राइटिंग में तकलीफ आ रही है, तो उसके बेसिक पॉइंट्स जो हैं एज अ पेरेंट आपको पता होने चाहिए। वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, वो जो चीज़ है, आई थिंक वो आपको आज ये सेशन ज़रूर देगा और आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। और मैम डेफिनेटली यहाँ पर हमारे वडोदरा सिटी में ही लोकेटेड हैं। अगर आप बाहर से हमें देख रहे हैं और आपको कोई और रेफरेंसेस चाहिए तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप VNM TV किड्स के जो हमारे नंबर हैं आप उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आप तक वो रेफरेंसेस भी पहुंचा सकते हैं। तो मैम आगे बढ़ते हैं चर्चा को लेकर। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि बच्चे को रीडिंग एंड राइटिंग है, तो जिस तरह आपने कहा कि ये हमारे क्लास का हिस्सा ही है, तो रीडिंग राइटिंग डिफिकल्टी जो हम कहते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? बिफोर हम रीडिंग राइटिंग डिफ़िकल्टी को डिस्कस करें, मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूँगी कि एज एन एरिया इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं जी। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले डिस्टिंग्विश करना सीखें कि रूट कॉज क्या है जी। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ दूसरी कंडीशंस होती हैं बच्चों में जिसकी वजह से बच्चे के लर्निंग और रीडिंग राइटिंग पे इफ़ेक्ट होता है जी। तो ये कंडीशंस मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनको होती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थोड़ा टाइम पहले तक हम उसको मेंटली रिटार्डेड या मेंटली चैलेंज्ड कहा करते थे। तो ये जो बच्चे होते हैं ये जनरली थोड़ा एवरेज बच्चों से स्लोअर पेस पे काम करते हैं सभी एरिया में जी। तो उन एरियाज में लर्निंग भी इंक्लूडेड होती है, रीडिंग राइटिंग भी इंक्लूडेड होती है। तो बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चे की रीडिंग राइटिंग पे भी इफेक्ट होता है। एक और इसी तरह से ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी है जो फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है। वो भी बहुत बड़ा एरिया है, बहुत से अलग अलग कंडीशंस उसमें होते हैं। एक एग्जांपल अगर हम लें जो आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, सेरेब्रल पाल्सी का एक कंडीशन होता है। उसमें जो हमारा ब्रेन में जो मोटर फंक्शन वाला एरिया होता है जिससे हमारी मूवमेंट्स मसल्स कंट्रोल होती हैं, उसमें किसी वजह से डैमेज हो जाता है जी। तो ये जो बच्चे होते हैं उनके या तो मसल्स बहुत टाइट होंगे या बहुत लूज होंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको पेन पकड़ना है, पेंसिल क्रेयॉन पकड़ना है, बहुत मुश्किल होगी, बोलने में मुश्किल होगी क्योंकि मसल्स की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो अल्टीमेटली इस कंडीशन की वजह से भी उनकी लर्निंग में और रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जी। एक बहुत दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें भी बहुत कंडीशंस हैं और ये टर्म्स आजकल बहुत सुनने में आती हैं, जो है इमोशनल बिहेवियरल डिसेबल्ड वाला ग्रुप जी। इसमें जो टर्म्स बहुत आजकल कई बार चर्चित होती हैं, ADD, ADHD, ऑटिज्म। तो ADD जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर या ADHD अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ऑटिज्म जैसी कंडीशंस जी। तो अगर बच्चे को इनमें से कोई सी भी कंडीशन होगी जी, तो बहुत क्लियर है कि बच्चे का अगर अटेंशन स्पैन कम है, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो बैठ ही नहीं पाता है, तो इस बच्चे को अगर हम एक क्लासरूम सिचुएशन में प्लेस करें जी, तो ये बच्चा ऑब्वियसली रीडिंग राइटिंग में पीछे ही पड़ेगा क्योंकि वो किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा। एक टास्क को थोड़ा सा करके नेक्स्ट पे शिफ्ट करेगा, उसकी बॉडी मूवमेंट्स भी कंट्रोल में नहीं होंगी, कई बारी बीच में से उठ के इधर उधर क्लास में चल पड़ेगा। सो इन बच्चों का ऑटोमेटिकली रीडिंग राइटिंग थोड़ा एवरेज बच्चों से थोड़ा लोअर पेस पे चलेगा। सिमिलरली कोई सी भी अगर सेंसरी डिसेबिलिटी हो कि बच्चे को विजुअल प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम है, स्पीच प्रॉब्लम है, तो उनका इफेक्ट भी लर्निंग पे होता है। और अभी अब एक और ग्रुप जो सामने आया है वो ऐसा है कि जिसमें बच्चे का माइंड एंड बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है पर उसकी एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है।
सो एनवायरमेंटली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, बहुत इम्पावरिश्ड पॉवर्टी सेटिंग, जहाँ पे रीडिंग राइटिंग तो साइड में रह जाता है, एवरीडे लिविंग एंड सर्वाइवल मेन एजेंडा होता है। तो उन एनवायरनमेंट से जो बच्चे आते हैं, या ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें पेरेंट्स ने कभी ऐसा माहौल ही क्रिएट नहीं करा जिसमें रीडिंग राइटिंग को वो सपोर्ट करें या नर्चर करें, तो वो बच्चे भी जनरली एटलीस्ट इनिशियल ईयर्स में लर्निंग में थोड़े स्लो चलते हैं जी। सो समझने की बात ये है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस हमारे इन अ वे रीडिंग राइटिंग को, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। पर समझना ये है कि जब हम इंटरवेंशन करेंगे तो हम प्राइमरी कंडीशन में इंटरवेंशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ADHD बच्चा है तो हम पहले क्या कंट्रोल करेंगे, पहले उसकी एक्टिविटी लेवल्स, अटेंशन लेवल्स कंट्रोल करेंगे, तो होपफुली उसकी रीडिंग राइटिंग भी बेटर हो जाएगी, है ना। तो ये एक ग्रुप ऐसा है जिसका प्राइमरी डिसेबिलिटी कुछ और है, पर उसका इफेक्ट लर्निंग पे और रीडिंग राइटिंग पे आता है। तो इंटरवेंशन प्राइमरी डिसेबिलिटी पे पहले होगी एंड साथ में रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव होगी। करेक्ट। इस सब के अलावा जो एक ग्रुप अलग से है वो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर वाला ग्रुप है जी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में ऐसा होता है कि प्राइमरी जो कॉज ऑफ कंसर्न होता है वो बच्चे की रीडिंग, राइटिंग, मैथ स्किल्स होती है जी। तो अदरवाइज बच्चा एकदम नॉर्मल किड्स जैसा होगा, नॉट टू यूज द वर्ड नॉर्मल बट जनरली टू अंडरस्टैंड कि उसके एज मेट्स जैसा होगा। इनफैक्ट आप अगर उस बच्चे से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको शायद ख्याल भी नहीं आएगा कि कोई प्रॉब्लम है जब तक आप उसको कुछ रीडिंग, राइटिंग या फॉर्मल एकेडमिक की टास्क नहीं दे देते। तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज दे आर स्मार्ट किड्स, वो आपसे इजीली कन्वर्स भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे, एंड जनरली फिजिकली ऑल्सो इन मोस्ट केसेस दे आर एक्टिव चिल्ड्रन। सो ये एक कैटेगरी ऐसी है लर्निंग डिसेबिलिटी की जो दूसरी डिसेबिलिटीज से थोड़ी फर्क भी है। और मैम आई थिंक आप बहुत सही बता रहे हैं, क्योंकि जब तक एक्चुअल टास्क रीडिंग राइटिंग का नहीं आता है तब तक वी डोंट रियलाइज कि बच्चे को ये दिक्कत है, और इसीलिए शायद ये जो चीज़ है ये फोकस से थोड़ी दूर हो जाती है, और काफ़ी हद तक आई थिंक इसमें डिले हो जाता है टू अंडरस्टैंड के बच्चे को सही में रीडिंग और राइटिंग की दिक्कत आ रही है। तो आई थिंक पेरेंट्स, इसीलिए मैम ने ये सारे सेक्शंस, जितने भी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आपके साथ जो भी मैम ने बताया, वो इसीलिए डिस्क्राइब किया ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। और जब हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में एज अ लेमैन अगर हमें इस फील्ड के नहीं है तो शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे को दिक्कत आती है। और कई बार हम ऐसे कह देते हैं कि ये तो लेजी छे, इन्हें नथी लगू, इन्हें मूड नथी, वो मूडी है। हम ऐसे टर्म्स यूज करके हम भी उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जब हमें पता चलता है, ऐसे में पेरेंट क्या कर सकते हैं, किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए इसमें? थोड़ा सा आरती मैं ये भी पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो भी अलग अलग टाइप्स की होती है, राइट। तो अलग अलग एरियाज ऑफ एकेडमिक फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगी जी। तो एज अ पेरेंट आपने बहुत सही कहा कि कई बार हम बहुत डिले कर देते हैं ये पहचानने में कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब तक मोस्ट चिल्ड्रन जो मेरे पास भी पहुंचते हैं वो बाय द टाइम वो 2nd, 3rd ग्रेड में पहुंचते हैं, तब जाके रियली सीरियसनेस पेरेंट्स को और टीचर्स को भी कई बार स्ट्राइक होता है कि हाँ बच्चे में सही में कुछ प्रॉब्लम है। तो उसमें बहुत सारा वो इनिशियल पीरियड हमारा इंटरवेंशन का वेस्ट हो जाता है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज़ अ न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन टेक्निकली, दैट मीन्स कि ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो होता ये है कि ब्रेन में फॉर सम रीजन कुछ चेंजेस आते हैं, ऑल्टरेशंस आते हैं, तो उनकी वजह से कुछ प्रोसेसेस भी अलग होने लग जाते हैं। और ये प्रोसेसेस कैसे हैं जो हमें रीडिंग राइटिंग में हेल्प करते हैं जी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, एंड शायद अब पेरेंट्स और टीचर्स अगर सोचें तो शायद रिलेट भी कर पाएँ जी। जैसे विजुअल मेमोरी का एक प्रोसेस होता है। विजुअल मेमोरी यानी कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और वो चीज़ हमारी नज़र से हटा दी जाए, तो बाद में अगर कोई हमें पूछे कि क्या देखा, तो क्या हम उसको वापस से रिकॉल करके बोल सकते हैं? वो विजुअल मेमोरी होती है जी। तो देखा जाए तो एज अ प्रोसेस हमको लगेगा ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर किसी बच्चे में अगर ये प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहा है और उस बच्चे को आप क्लासरूम में प्लेस करके सोचिए तो क्या होगा।
कि अगर ये बच्चा विजुअल मेमोरी का इशू लेकर क्लासरूम में बैठा है जी। और मैडम ने बोर्ड पे 3-4 आंसर्स लिख दिए या सेंटेंसेस लिख दिए या पैराग्राफ लिख दिया और बोला कॉपी कर लो, तो अब इस बच्चे के लिए क्या होगा, बोर्ड पे वो देखेगा, एक वर्ड या 2 वर्ड पढ़ेगा, बाय द टाइम वो अपनी पेंसिल पेपर पे लाएगा वो वर्ड भूल गया होगा। सो क्या होता है कि बहुत बार देखना पड़ेगा, बहुत बार हाथ आई हैंड का मूवमेंट होगा, तो दैट मीन्स ही विल टेक मोर टाइम, हिज असाइनमेंट्स विल बी इनकम्प्लीट, उसकी लर्निंग में ब्रेक्स आएंगे बार बार। एक साथ में इस बच्चे को आप बहुत सारी पिक्चर्स दिखा दीजिए, बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ने को कह दीजिए और फिर बाद में पूछिए कि तुमने क्या देखा या वो पैराग्राफ पढ़ के बताओ क्या पढ़ा, तो इस बच्चे से वो रिकॉल नहीं होगा। एंड सी इंटरेस्टिंगली फिर होता क्या है कि हम जो रेमेडी करते हैं ना, हम उसको रिहर्सल करवाते जाएंगे। अच्छा एक बार में याद नहीं हुआ, 2 बारी पढ़ो, नहीं हो रहा तीसरी बार पढ़ो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एब्सोल्युटली, बिकॉज प्रॉब्लम तो प्रोसेस में है। Correct. हमको प्रोसेस पहचानना है, तो हमारे जो असेसमेंट्स हैं उसमें प्रोसेस पकड़ में आना चाहिए, और उस प्रोसेस में अगर हम इंटरवेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली वो स्किल आएगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो एज अ पेरेंट ऑल्सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड कि हम इतना रिहर्सल कराते हैं, इतना रिविजन कराते हैं, मैं 10-10 बार लिखवाती हूँ तो भी नहीं करता है। और फिर जैसे आपने कहा कि वो ये वाले स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि मूडी है, कर तो नहीं, लेजी छे, पर प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम सही प्रोसेस में इंटरवेंशन नहीं दे रहे हैं। एंड एज आई सेड, अलग अलग प्रकार की डिसऑर्डर्स होंगे। बहुत जल्दी आपको मैं अगर बता दूं तो डिसलेक्सिया आप लोगों ने बहुत बार वो टर्म सुना होगा, तो दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ रीडिंग। तो बच्चे को रीडिंग में इश्यूज होंगे, तो या तो पढ़ नहीं पाएगा टेक्स्ट, या फिर अगर पढ़ेगा तो कुछ इस तरह से पढ़ेगा, THIS IS CAT THIS IS ऐसे करके, तो वो अल्फाबेट्स पढ़ जाएगा, पर उनको इकट्ठा जोड़ के वर्ड बना के सेंटेंस नहीं पढ़ेगा। या कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली ऐसा करेंगे कि पूरा पैराग्राफ बहुत सही से पढ़ जाएंगे, तो आपको लगेगा कि रीडिंग तो ठीक है, पर आप उस पर क्वेश्चन पूछिए तो उसने कुछ भी कॉम्प्रिहेंड नहीं किया होगा, तो इट इज़ मीनिंगलेस इन अ वे द रीडिंग, है ना। तो रीडिंग से एसोसिएटेड सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर बच्चे को हो तो वो डिसलेक्सिया में आती है। इन बच्चों की वोकैबुलरीज भी कई बारी कम होती हैं। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, मतलब अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करना है तो वो सिंगल वर्ड में करेंगे, बहुत लंबे सेंटेंसेस यूज नहीं कर पाएंगे, या कई बारी उनको वर्ड्स भी रिकॉल नहीं होते हैं, या जैसे लॉन बोलना है तो मॉन बोल देंगे, है ना, तो साउंड्स ऐसा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक डिसलेक्सिक चाइल्ड में होंगी। एक और कंडीशन होती है डिस्ग्राफिया, जिसमें राइटिंग इश्यूज होती है। तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब ब्यूटीफुल होने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसी भी नहीं होगी कि हम उसको पढ़ पाएंगे। उसमें स्पेसिंग का इशू होता है, या तो बच्चा इतना खुला लिखेगा कि एक पेज में 6 वर्ड्स लिखेगा, या उसको एक वर्ड बोलो कि कैट लिखो तो उसका C इधर होगा, A उधर होगा, T उधर होगा। तो ये समझ पाना कि हमको लेफ्ट से राइट जाना है, ऊपर से नीचे जाना है, स्ट्रेट लाइन में लिखना है, ये सब बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। या वर्ड्स इतने जोड़ के लिखेंगे कि हम उसका अगर पेज देखें तो हमें लगेगा कि अल्फाबेट्स ही लिखे हैं, तो देयर इज नो पंक्चुएशन, नो फुल स्टॉप्स, नो कैपिटल लेटर्स, तो इस तरह की राइटिंग होगी। कई बच्चों में तो और भी बेसिक, एक स्टेप नीचे उतरे तो वो पेंसिल या पेन भी इस तरह से पकड़ेंगे कि वो थोड़ी देर में छोड़ देते हैं क्योंकि हाथ थक जाता है। सो एज यू राइटली सेड, तो हमें लगता है ये तो टास्क से ही विड्रॉ कर देते हैं, पर प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया की है ना। एक और होता है डिस्कैल्कुलिया, तो जैसा नाम है मैथ्स में नंबर्स के साथ इशू, तो उसमें यही कि या तो नंबर सीक्वेंस नहीं आएगा, रिवर्सल करेंगे तो 7 उल्टा लिख दिया, 3 उल्टा लिख दिया, रिवर्स मिरर इमेजेस जिसको कहते हैं, या हम उनको बोले 17 लिखो तो 71 लिखेंगे। फिर ये समझ पाना कि अगर डबल डिजिट एडिशन है तो हमने सम को राइट से शुरू करना है कि लेफ्ट से शुरू करना है, कैरी ओवर करना है तो कौन सा नंबर नीचे रहेगा और जो ऊपर जाएगा वो किस कॉलम पे ऊपर जाएगा, है ना, बिग नंबर, स्मॉल, बिफोर, आफ्टर, ये सब इश्यूज हो जाते हैं। एंड एक जो और है वो है डिस्प्रैक्सिया, जिसमें उनकी जो फिजिकल मोटर कोऑर्डिनेशन है, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, उसमें प्रॉब्लम होता है। सो उसका इफेक्ट स्पीच पे, लैंग्वेज पे, सब पे दिखता है।
सो जनरली अगर आपको ये साइंस और सिम्टम्स बच्चों में दिखें, एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ये परसिस्टेंट होने चाहिए जी, ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन दिखे Exactly, पर हाँ, नहीं तो वही। हमको जंप मार के ये नहीं कहना है कि लर्निंग डिसेबल्ड हो गया है Right. बच्चा, मैं वही है ना? पॉइंट पे एक्चुअली आने वाली थी हाँ मैम, जी। क्योंकि जब आपने बताया कि भाई बच्चा जो है वो मिरर इमेजेस बनाता हाँ है, जी। जो प्री स्कूल एज में बहुत कॉमन चीज हो चीज़ गया आजकल, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो 7 का मिरर बनाते हैं, 3 का मिरर बनाते हाँ हैं, जी। 9 को 6, 6 को 9 करते हैं। तो कई बार पेरेंट्स उस पे जंप ना कर जंप ले ना कि करें। अच्छा अच्छा हाँ मेरे बच्चे को बच्चे तो को ये स्पेशल Absolutely. डिसेबिलिटी है, इसलिए Disability. चलिए हाँ जी, स्पेशल हाँ जी। एजुकेटर के पास। सी यूजुअली हम ऐसा मानते हैं कि अगर 2 इयर्स का गैप हो, जी। जैसे सपोज आपका बच्चा सीनियर केजी में है और जनरली सीनियर केजी के करिकुलम में अगर बाकी के बच्चे ऑन एन एवरेज स्मॉल सेंटेंसेस लिख रहे हैं, जी। इफ दैट इज योर स्कूल प्रोग्राम, जी। और ये बच्चा अभी तक अल्फाबेट से ही जूझ रहा है, तो वन कैन स्टार्ट टू सस्पेक्ट कि भाई कुछ प्रॉब्लम लग रही है ना? जी। एंड कई सॉफ्ट साइंस होते हैं। सी तो जैसे बहुत छोटे बच्चे जो अभी घर में ही हों, जी। तो अगर वो बच्चा लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में ही डिले है, बोलना ही देर से शुरू कर रहा है, जी। या बोलना शुरू हुआ है तो नए नए वर्ड सीखने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, या जैसे आई सेड गलत वर्ड बोले, या ऐसा हो कि नर्सरी राइम्स सिखानी शुरू करी हैं तो नर्सरी राइम्स उससे याद नहीं हो पा रही हैं, या यूजुअली पेरेंट्स घर में शुरू कर देते हैं ना 1 2 3 सिखाना, ABC सिखाना, तो वो सीक्वेंसेस बच्चा नहीं बोल पा रहा है जी। तो दोज आर सॉफ्ट साइंस। फिर भी एज आई एम सेइंग ये नहीं मान लेना है कि बच्चा डिसेबल्ड है, हमको सिर्फ वॉच आउट करना है एंड उस बच्चे को थोड़ा और फॉलो करना है कि ये रेक्टिफाई होता जा रहा है या और ज्यादा डिले होता जा रहा है, डिले हो रही है। तो अगर तो रेक्टिफाई हो रहा है जी, तो दैट मीन्स वो बच्चा थोड़ा स्लोली बिगिन हुआ है एंड फिर ट्रैक पकड़ गया है। जी। कई बच्चों में ये और ज्यादा बढ़ती जाती है, देन वी नीड एक्सपर्ट इंटरवेंशन। यानी मतलब कि एज अ पेरेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम बहुत अर्ली भी इसको डायग्नोस करके अपने मन से बोल दे कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हमें जाना है, और बहुत डिले भी नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी अगर तकलीफ हो रही है तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और एज अ पेरेंट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट कि भाई ये सही में वरी हो रहा है, और हमारे इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी बच्चा अगर उसे पिकअप नहीं कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन दे शुड टॉक टू स्पेशल एजुकेटर। एंड आई थिंक इन दिस प्रोसेस मैम टीचर्स आर अ वेरी गुड हेल्प, क्योंकि जब बच्चा प्री स्कूल एज में है तो उनकी टीचर्स आई थिंक दे आर द राइट पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑल्सो। पेरेंट तो डेफिनेटली करेंगे ही, पर पेरेंट को भी कई बार एक दिशा की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक एजुकेटर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आई हैव ऑल्सो सीन सम एजुकेटर्स जो बहुत लूजली लेबल भी कर देते हैं। तो मैम ये कितना सही है एक बच्चे को एकदम लूजली लेबल, क्योंकि आजकल की जनरेशन में बच्चे रेस्टलेस ही हैं, तो बहुत इजीली मैंने काफी बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं, एजुकेटर्स भी बोल देते हैं कि ये तो हाइपर एक्टिव है। तो ये बहुत लूज यूज होता है मैम, तो उससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सही आपने आरती क्वेश्चन उठाया है कि ये जो टर्म्स, एंड स्पेशली हाइपर एक्टिव तो ऐसी टर्म है कि बहुत लूजली एज यू सेड पेरेंट्स और टीचर्स सभी यूज करते हैं। इनफैक्ट आई कीप टेलिंग देम कि थैंक गॉड आपका बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है exactly. क्योंकि टू मैनेज अ हाइपर एक्टिव चाइल्ड इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बात ये है कि हमें अपना रोल करने की ज़रूरत है रादर देन पुटिंग अ लेबल टू द चाइल्ड। तो इफ़ आई एम एन एजुकेटर और मुझे अगर थोड़ी सी सस्पिशन लगती है कि ये बच्चा शायद थोड़ी मुश्किल में है, तो मेरा क्या रोल है? क्योंकि आई एम नॉट सर्टिफाइड टू असेस, तो मेरा रोल ये है कि मैं बच्चे की इंटेंसिव ऑब्जर्वेशंस अपने हाथ में रखूं, ये देखूं कि क्या बिहेवियर मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, कितना परसिस्टेंट है, थ्रू आउट वो बिहेवियर होता है या किसी टास्क रिलेटेड ही वो है ना। सिमिलरली पेरेंट को भी यही करना चाहिए कि हमको इंटेंसिवली एंड ट्रूली ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं फ्रॉम अ टीचर, फ्रॉम अ पेरेंट, जो पर्सन असेस करेगा उसको बहुत मदद करेगा ये फाइंड करने में कि सही में प्रॉब्लम है कि नहीं एंड कहाँ पे प्रॉब्लम है। सो आवर जॉब एज ले पर्सन शुड बी ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड। सी लेबल करें कि नहीं करें,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा रोल तो ये होना चाहिए कि हम सही तरह से बच्चे को फर्दर हेल्प के लिए रेफर करें एंड वंस द रिपोर्ट कम्स बैक तो उसके हिसाब से जो इंटरवेंशन की जरूरत है हम वो सही तरीके से करें। लेबल्स तो आर ओनली टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, नॉट टू पुट अ लेबल कि भाई ये पर्सन ऐसा है, क्योंकि वो लेबल एक तो एज यू सेड कि बच्चे के माइंड पे बहुत इफेक्ट करता है। बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन पे शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको समझ आने लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड कई बार ये होता है कि अगर स्कूल में टीचर्स लेबल करती हैं तो उसके क्लासमेट्स भी फिर वही बिहेवियर कॉपी करते हैं। तो लेबलिंग करना तो इन अ वे बिल्कुल ही इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल। लेबल एज आई एम सेइंग कि हाँ मुझे आपको अगर कन्वे करना है कि भाई ये प्रॉब्लम है तो हम लेबल यूज करें, टर्म यूज करें, अदरवाइज वी आर। पर वो भी तभी हो कि जब हमें खुद उसका आइडिया हो और हम एक्सपर्ट हो कि भाई हाँ ये बच्चा डिसलेक्सिक है या बच्चा ADHD। अगर मुझे एज अ टीचर ही नहीं पता है कि इसका राइट टर्म क्या है और मुझे बच्चे को लेबल करना चाहिए कि नहीं, तो आई थिंक खाली कंडीशंस अगर पेरेंट के साथ शेयर कर दें, कंसर्न शेयर कर दें, तो दैट इज मोर देन इनफ। एंड वी शुड ऑलवेज टेल देम कि भाई अब आपको एक स्पेशल इसमें एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप वहां पर उनसे मिल लीजिए। अब अगर कंसिस्टेंटली मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई मेरे बच्चे को दिक्कत आ रही है तो मुझे किसको मिलना चाहिए और उसका मिलने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है मैम? तो अगर उस पर आप बात कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने कहा कि विद लर्निंग डिसेबिलिटी या जनरली किसी भी डिसेबिलिटी में अगर सस्पिशन हो कि बच्चे को कुछ कंडीशन लग रही है जी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे को एक प्रॉपर ऑथेंटिक असेसमेंट उसकी कराई जाए जी। क्यों ज़रूरत है असेसमेंट की? क्योंकि तभी हमें समझ आएगा कि क्या गलत हो रहा है ना। जैसे मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी का आपको एग्जाम्पल दिया विजुअल मेमोरी का। अब हमें एज अ ले पर्सन तो नहीं मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या प्रोसेस गड़बड़ हो रही है जी। तो ये कब पता लगेगा? जब बच्चा एक असेसमेंट के थ्रू गुजरेगा। एंड असेसमेंट करने के लिए भी द पर्सन हैज टू बी सर्टिफाइड। तो व्हाट द पेरेंट कैन डू इज कि टेक द चाइल्ड टू अ सर्टिफाइड पर्सन हु विल डू द असेसमेंट। तो असेसमेंट करने के बाद अगर वो असेसमेंट सही तरीके से करी गई है तो बहुत क्लियरली रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा जी। एक तो ये कि भाई सच्ची में डिसेबिलिटी है कि नहीं है, हम गलत थे या सही थे। दूसरा कि क्या कॉज कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि एक बार वो हमारे हाथ में रिजल्ट आ जाए, सपोज ऐसा हो कि हाँ डिसेबिलिटी की कंडीशन है और हमें समझ आ जाए कि भाई 1 2 3 ये पीछे के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चा काम करने में अटक रहा है, उसके ऊपर फिर प्लान बनना चाहिए। एंड फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन या फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए जो प्लान होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए। तो कोई अगर आपको ऐसा कहे कि भाई ये एक्टिविटीज करवा दो, स्टैंडर्ड एक्टिविटीज की लिस्ट दे दे, तो वो सही नहीं है। मैं ये ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर बच्चे की कंडीशन दूसरे से अलग होती है। तो टेक्निकली हम इसको IAP बोलते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। सो हर बच्चे की कंडीशन के हिसाब से और नीड के हिसाब से और अभी वो किस लेवल पे काम कर रहा है जी। जो उसकी अभी पॉजिटिव्स हैं उसके बेसिस पे हर बच्चे का इंडिविजुअल प्लान बनाया जाता है जी। एंड वो प्लान फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए बच्चे को थोड़ा टाइम सेंटर मतलब स्पेशल सेंटर पे आना पड़ेगा, थोड़ी एक्टिविटी शायद उसमें ऐसी होंगी जो टीचर्स क्लास में कर सकती हैं, थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जो पेरेंट्स घर पे फॉलो कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस रहता है कि पहले यू सस्पेक्ट, फिर उसके बाद असेसमेंट होगी, असेसमेंट के रिजल्ट के बेसिस पे प्लान बनेगा और फिर वो प्लान इम्प्लीमेंट हो। जब बच्चा एक क्लास का हिस्सा है जहाँ 32 और 36 बच्चे एक क्लास में होते हैं और वहाँ पे जब एक एजुकेटर या टीचर या प्रिंसिपल जब एक पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आपके बच्चे को दिक्कत है, आप एक एक्सपर्ट के पास या स्पेशल एजुकेटर के पास लेकर जाइए, तो आई थिंक ये जो टेस्टिंग है वो स्कूल को भी अंडरस्टैंड करने में एक हेल्प करेगा कि भाई बच्चा जो है इतनी सिवियरिटी केस में नहीं है तो द चाइल्ड कैन बी द पार्ट ऑफ द क्लासरूम। कई बार ये हो जाता है कि भैया नहीं इसको तो लेबल कर दिया है, वो तो हाइपर एक्टिव है तो आप उसको स्पेशल स्कूल में ले जाइए। तो मैम ये
मेंटालिटी में ये सारी जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, हाँ जी, असेसमेंट आई थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस पे मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूंगी आरती कि कई बार है ना पेरेंट्स ये असेसमेंट करवाने में घबराते हैं जी, वो नहीं जाते हैं जी, हाँ। हम अगर पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जी, सी कोई पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो, करेक्ट है ना, बिल्कुल एंड सही है। उसमें अगर पेरेंट को ये सस्पिशन होने लग गई कि रीडिंग राइटिंग का प्रॉब्लम है जी। तो बहुत एंजाइटी कॉजिंग और टेंशन वाला माहौल हो जाता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में हम जानते ही हैं कि रीडिंग राइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मिनट थोड़ी सी वो सस्पिशन होने लगती है या टीचर्स बोलने लगते हैं तो पेरेंट के लिए ये पूरा सिचुएशन बहुत ही एंजाइटी कॉजिंग है। तो जितनी सेंसिटिविटी से हम बच्चे को हैंडल करते हैं उतनी ही सेंसिटिविटी हमें पेरेंट्स को भी दिखाने की ज़रूरत है, राइट? अच्छा, अब बात अगर पेरेंट्स की करें कि वो क्यों नहीं करवाना चाहते हैं कई बार असेसमेंट, जी, तो एक तो एज यू सेड उनको ये बहुत डर होता है कि अगर ऑन पेपर बच्चे की डिसेबिलिटी आ जाती है तो क्या हमको स्कूल छोड़ देना पड़ेगा, है ना? तो स्पेशली विद लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन मुझे पेरेंट्स को यही कहना है कि स्कूल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बच्चों को ऑल्टरनेट स्कूलिंग नहीं चाहिए, इनको सिर्फ एक सपोर्ट प्रोग्राम चाहिए कि जो प्रोसेस उनका गड़बड़ हो रहा है उसके लिए उसको सपोर्ट और इनपुट चाहिए। तो वो तो आप थोड़ा स्कूल का टाइम आप अगर एडजस्ट करें कि भाई मॉर्निंग स्कूल है तो आफ्टरनून में इनपुट ले लीजिए, आफ्टरनून स्कूल है तो मॉर्निंग में सपोर्ट प्रोग्राम किया जा सकता है। तो कभी भी लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड को स्कूल में से पुल आउट करने की जरूरत नहीं है, हाँ नहीं पड़ेगी। एंड इनफैक्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज तो क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ काम करती हूँ ऐसी हैं जो क्लासरूम्स में भी फॉलो करी जा सकती हैं एंड इजीली पेरेंट्स घर पे भी उनका फॉलो अप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कई बार पेरेंट्स अभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रहे होते हैं। तो मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जो बोलेंगे, जैसे आपने भी कहा कि मैडम बद्दू करे छे बोलतो નથી बस, या लेजी छे या बहु मूडी छे तो इंस्ट्रक्शन फॉलो નથી करतो અને इंस्ट्रक्शन નથી फॉलो करतो तो कोई काम पण નથી करतो। एक इंस्टेंस में तो एक मदर अपने बच्चे को लेकर आई थी और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि मैडम इनके घर में तो सभी डिलेड हैं तो ये भी करते करते करेगा और मेरे हस्बैंड तो अभी तक हाइपर एक्टिव है, एक जगह नहीं बैठते तो इसलिए ये भी ऐसा है। सो द थिंग इज कि वो इन अ वे अपने मन को मना रहे होते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा करके। कई पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टिंगली बहुत कंसल्टेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो एक डॉक्टर से दूसरे के पास तीसरे के पास जाएंगे इस आशा में कि शायद हमको कहीं से पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगी, बट सी द प्रॉब्लम इज कि उतना वो टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। जो टाइम इंटरवेंशन में जाना चाहिए वो टाइम वो डिसीजन लेने में निकाल देते हैं। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स को होल्ड बैक करता है वो ये है कि दूसरे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आसपास लोगों को ये पता लगेगा कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और ये एक स्पेशल एजुकेटर के पास जा रहे हैं या बच्चे का टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा। तो सिर्फ पेरेंट्स को एक मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगी कि बच्चा आपका है, उसके वेलबींग और डेवलपमेंट का जो पूरा जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो तो आपके हर डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, जो लोग आपके साथ नहीं हैं आई थिंक उनका आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, उसमें आप अगर बच्चे का इंटरवेंशन का टाइम लूज आउट कर रहे हैं तो वो तो सही बात मेरे ख्याल से नहीं है। तो आई थिंक एज अ पेरेंट आई वुड वांट टू टेल यू कि अगर सस्पिशन लगती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी ऑब्जर्वेशंस भी हैं, टीचर्स की ऑब्जर्वेशंस भी हैं, तो इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप जल्दी से जल्दी डिसाइड करके एक एक्सपर्ट के पास जाएं और बच्चे का एक असेसमेंट करवा दें। एंड ये भी है कि क्योंकि मैं टेस्टिंग करती हूँ तो ये टेस्ट कोई डरने वाली बात नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर प्ले बेस्ड, तो थोड़ी एक्टिविटीज बच्चे से करवाएंगे एंड बहुत अच्छे टेस्ट हैं जिनसे बहुत डिटेल में हमको ख्याल आ जाता है कि बच्चे को क्या इशू हो रहा है। एज एन एजुकेटर आई थिंक दैट इज आवर रोल कि हम पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो अकेले नहीं है इस जर्नी में, बिकॉज बच्चा अल्टीमेटली स्कूल तो आने ही वाला है, तो बच्चा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्कूल। तो पेरेंट के साथ जब टीचर्स मिलकर आई थिंक एंड प्लस द स्पेशल एजुकेटर मिलकर जो टीम काम करेगी तो बच्चे को जल्दी उस चीज़ का बेनिफिट होगा।
और बहुत सही पॉइंट्स बता रहे हैं। एंड पेरेंट्स के लिए बच्चा अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, और जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही आपके बच्चे को रीडिंग राइटिंग प्रोसेस में डिले नहीं होना पड़ेगा, उसको जल्दी इंटरवेंशन मिलेगा। एंड आई हैव सीन मैम वर्किंग, मैंने देखा है मैम के पास सेंटर में बच्चे स्कूल जाते हैं और दोपहर के बाद बच्चे मैम के पास जाते हैं, और इतना प्लेफुल तरीके से मैम उनको ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो इंटरवेंशन की हैं या स्टिमुलेशन एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो एक्टिविटीज़ मैम इतने अच्छे से कराते हैं कि बच्चों को बहुत मज़ा आती है। सो दे रियली एन्जॉय। सो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यू जस्ट हैव टू ओपन योर माइंड। ये सोचो मत कि भाई हम स्पेशल एजुकेटर के पास जा रहे हैं, जैसे स्कूल टीचर है वैसे ही स्पेशल एजुकेटर्स हैं। ओनली थिंग इज कि वो आपके बच्चे के साथ 1-to-1 काम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी नीड अलग है दूसरे बच्चों से। तो मैम अब आगे बढ़ते हैं। एक मिथ मेरे दिमाग में है जो आई वांटेड टू आस्क यू, इसके लोग ऐसे कहते हैं कि जब लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी बच्चे को तो वो लेस इंटेलिजेंट होता है, तो ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। तो अगर हम IQ स्कोर्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि दैट डिफाइंस इंटेलिजेंस, वो मेजर करता है इंटेलिजेंस को, तो मोस्ट लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर एवरेज अबव एवरेज चिल्ड्रन IQ वाइज। तो ये सही में मिथ है कि लेस इंटेलिजेंट होगा। एंड ये समझने की बात है कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ लर्निंग टास्क, एकेडमिक टास्क से रिलेटेड है। यूजुअली ये बच्चे जनरली जो लाइफ के दूसरे रोल्स हैं या काम काज है, रोज दिन की रूटीन है, वो बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। जी। तो ये तो ऐसी कोई मतलब बात ये मिथ ही है। हाँ जी, ये सही बात नहीं है। हाँ जी मैम, बच्चे को अगर लर्निंग और रीडिंग दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, तो क्या बच्चा इससे आउटग्रो कर लेता है? देखिए, हम अगर ये कहें कि वो उसके सिस्टम से निकल जाएगा तो वो नहीं होगा जी। तो ये तो लाइफ लॉन्ग अंदर ही रहता है ना जी। पर द गुड पार्ट इज कि अगर बच्चे को सही टाइम पे सही ट्रेनिंग मिले तो वो इस जो भी अटकन है उसको वो साइड ट्रैक करके ग्रो कर सकता है। दुनिया भर में आप देखें तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत से इनफैक्ट साइंटिस्ट्स और इन्वेंटर्स, बहुत से हमारी फिल्मी दुनिया के लोग ऐसे हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड हैं, पर उन्होंने उसके बावजूद कितने अच्छे ऐसे अपने को एस्टैब्लिश किया है, काम किया है। जो इनका इनपुट होता है या सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके बेसिस पे दे कैन इनफैक्ट गो अराउंड, जिसको कहते हैं ना, गो अराउंड द प्रॉब्लम एंड कैन लिव इंडिपेंडेंट लाइव्स। तो ऐसी बात नहीं है कि निकल जाएगा या खत्म हो जाएगा, बट विद इंटरवेंशन बहुत सही तरह से ये लोग अपनी लाइव्स इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। मैम, जाते जाते हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि एक तो हिम्मत रखिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि ओवरनाइट जादू तो नहीं हो जाने वाला है। तो टाइम लगता है, पर सही से अगर, जैसे मैं कहती आई हूँ कि सही से अगर इंटरवेंशन मिलेगा बच्चे को, तो धीरे धीरे करते बहुत पॉजिटिव साइंस हमको दिखने शुरू हो जाते हैं। बच्चे की कंडीशन जैसी होती है उससे वो बहुत अच्छा करने लगता है। एंड दूसरा, एक मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट पेरेंट्स को ये है कि घबराइए नहीं, जल्दी डिसीजंस लीजिए। आपका बच्चा है, जल्दी से डिसाइड करके उसको प्रॉपर असेसमेंट और इंटरवेंशन सेटअप में बच्चे को प्रोग्राम मिलना शुरू हो जाए, इस तरह से आप डिसीजन लीजिए, जिससे कि वी ऑल नो कि अर्ली इंटरवेंशन होगा तो उसके रिजल्ट्स भी जल्दी जल्दी मिलेंगे। हम जितना डिले करेंगे तो वो प्रॉब्लम उतनी हमारे सिस्टम में और ज़्यादा गड़ जाएगी, तो उसको मतलब ब्रेक थ्रू करना हमारे लिए उतनी ही मेहनत की काम होगा, उतना ही टाइम लगेगा और शायद उतना ही कई बार फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। सो टेक योर डिसीजन फास्ट एंड बच्चे को अच्छे असेसमेंट, अच्छे इंटरवेंशन प्रोग्राम में एनरोल करिए एंड होपफुली थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आपके बच्चे को दिक्कत नहीं है, पर आपको लगता है कि आपके नेबरहुड में कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सारी तकलीफें आ रही हैं, तो बच्चे को बात नहीं करनी है, यू टॉक टू द पेरेंट। और प्लीज़ ये उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैम ने आपको शी हैज़ ट्राइड हर बेस्ट कि इतने से टाइम में हमें वो सारे ही एरियाज़ कवर कर दें, और बहुत ही वैसे ही पॉइंट्स आपको बताए हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सके, बहुत डेप्थ में भी वो नहीं गए हैं, ताकि एज अ लेमैन जब हम पेरेंट्स जब सुनता है तो इजीली रिलेट कर सकें। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। वैसे भी
एक साल हमने बहुत पेशेंट होके घर पे निकाला है और बच्चों के साथ वर्चुअली हर पेरेंट ने एक साथ दिया है, क्योंकि टीचर्स बच्चों के साथ फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे। तो आई थिंक बच्चों के साथ साथ पेरेंट भी एक साल पूरा एक ट्रांजिशन हुआ है पेरेंट का, टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे बच्चे को अगर पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ाना चाहिए, उसको लिखाना है तो कैसे लिखवाना चाहिए। तो आई थिंक ये तो बेस्ट साल रहा, आपने ऑलरेडी ये चीज़ प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को दिक्कत आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो चीज़ कंसिस्टेंट रहती है तो प्लीज़ हेजिटेट मत करिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योति मैम इज़ ऑल्सो हियर, आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपसे शेयर करेंगे डेफिनेटली। सो प्लीज़ अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखिए, अपनी पेरेंटिंग पे ट्रस्ट रखिए और अपनी जर्नी जितनी भी हो सके उतनी और मीनिंगफुल बनाइए। बच्चा आपका है and he or she is the most important part of the family, so please हिचकिचाइए मत और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। VNM TV किड्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि हमारे जो भी टॉपिक्स हम आप तक लेकर आते हैं वो मीनिंगफुल हैं तो अपने पेरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।